देखो, गॉस लॉ आपकी किसकी बात कर रहा है? ठीक है, गॉस लॉ आपसे किस चीज की बात कर रहा है? राइट। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ये आपके सीबीएसई में पहले बहुत आता था, आप तो शायद नहीं आएगा। पहले ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था 2016 के पहले ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता ही आता था कि कूलम्स लॉ को डिराइव करके दिखाओ गॉस लॉ से। ठीक है, तो गॉस लॉ का कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती, राइट। और इससे आर डिस्टेंस पे इस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको गॉस लॉ से प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमने क्यू चार्ज लिया और क्यू चार्ज को अब हमें एनक्लोज्ड करना है, तो एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। तो हमने गॉसियन सरफेस क्या ले लिया? हमने गॉसियन सरफेस ले लिया स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब जब इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेगी वो रेडियली आउटवर्ड जाएगी, और रेडियस वेक्टर मान लो आप कोई भी एक छोटा सा एरिया लेते हो। ठीक है, ये छोटा सा एरिया हमने ले लिया, तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा या अलोंग द रेडियस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस था, वो किसके बराबर होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर पे हमेशा कांस्टेंट होगी, तो इस ई को बाहर निकाल लो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आपको क्या मिलेगा? एक छोटे से एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट सरफेस एरिया, किसका कंप्लीट सरफेस एरिया? स्फीयर का। तो डायरेक्ट स्फीयर का एरिया लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो गया आपका? ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यही तो मेरा कूलम्स लॉ है। यही तो मेरा कूलम्स लॉ है। तो मैंने गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूफ किया। अब यहां से बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाती है। हमने सरफेस एरिया कैसा लिया था? स्फेरिकल लिया था, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू चार्ज के सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल। जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू चार्ज के सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल है, राइट। बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी इसमें से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आया ये? सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो। मैंने बोला कि आपका जो क्यू चार्ज है सिर्फ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 3 डायमेंशन में है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैंने गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस क्या लिया है? स्फीयर लिया है। स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है। मतलब आर डिस्टेंस पे पूरे 3 डायमेंशन में कहीं भी चले जाओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। दैट विल बी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये पार्ट सबको समझ में आया? एप्लीकेशन की शुरुआत हमारी यहीं से होती है। जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने याद करो एक निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बनाया था ना, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस में यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा?
जल्दी बताओ। अर्शिया कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? lambda by 2 pi epsilon naught r. है ना? तो ये हमने पहले कूलम्स लॉ से प्रूफ किया था, पूरा इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके एकदम से, है ना? अब वही काम हम कर रहे हैं, गॉस लॉ से प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। मैंने ये गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है, गॉसियन सरफेस मेरा हमेशा फाइनाइट मेजरमेंट का होना चाहिए, यानी उसका एरिया जो होगा वो कुछ होना चाहिए, कांस्टेंट एरिया होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लेंथ भी एज्यूम कर ली है। मैं ये नहीं बोल सकता कि लेंथ इन्फिनिटी ले लो, नहीं। अब मुझे बताओ कि सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं? 3 हो गए। एक ऊपर वाला सर्कल, एक ये से नीचे वाला सर्कल, और एक ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब ये ऊपर वाले सरफेस को मैंने बोला 1, ये बीच वाले सरफेस को मैंने बोला 2, नीचे वाले सरफेस को मैंने बोला 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, फाई 1 निकालते हैं, फ्लक्स ऑन 1। तो 1 का सरफेस एरिया वेक्टर किधर जाएगा? जल्दी बता दो। ऊपर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अब आपको साफ साफ यहाँ दिख ही गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, ठीक है, ये S1 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये E.ds1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? E.ds1 cos 90। तो ये 0 हो गया, मतलब यहाँ कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा। अब 3 पे निकाल के देखते हैं। अब 3 का सरफेस एरिया किधर जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? E.ds3। अगेन देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको एंगल, तो E.ds3 cos 90, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा है 0। यहां से भी कोई फ्लक्स नहीं, बच क्या गया? कर्व सरफेस एरिया। तो अब देखते हैं फाई 2। तो फाई 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? E.ds2। और क्या एंगल है देखो, इसका भी सरफेस एरिया इधर ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, तो एंगल कितना है? 0। तो E.ds2 cos 0 किसके बराबर हो गया? ये E.ds2 के। E बाहर निकाल लो, ds2 का इंटीग्रेशन। अब एक छोटा सा एरिया ds2 है, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, एक छोटा सा एरिया आपका ds2 है, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? 2 pi RH। तो 2 पाई आर, हमने यहाँ पे एल लिया हुआ है, तो एल। तो ये मेरा फ्लक्स आ गया। और फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए एज पर गॉस लॉ? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मतलब हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। क्यू कितना हो जाएगा? अब चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो इसका लैम्डा जो है वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और लेंथ कितना है सिलेंडर का? एल है। तो ये लैम्डा इंटू एल हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट।
एल से एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके स्कूल वगैरह में अभी भी बोर्ड एग्जाम में ये सब कभी कभी पूछ लेता है आपसे, खाली डिराइव करने के लिए। ये समझ में आया क्या? नोट भी करते जाना साथ साथ में, सब नोट्स का पार्ट होने चाहिए आपके। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। सबको क्लियर है? ये हो गया, आगे बढ़े। सर 1 मिनट नोट करना है। हाँ करो करो, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं, टेक योर टाइम। सर डन। ठीक है, ये वो कहानी है जो कहीं ना कहीं हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ी थी, ठीक है। यहां तक की चीजें तो हमने हिम्मत कर ली थी, कूलम्स लॉ से हम प्रूव कर लेते हैं। अब इसके जो बाद की चीजें हैं वो कूलम्स लॉ से नहीं हो सकती प्रूफ, बड़ा पंगा है उनके ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या? बस ये सब वैल्यूज आपको रट जानी चाहिए, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये सब मतलब बहुत जगह यूज होंगी। आप लोग अगर पता है आंसर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रियली भूल रहे हो तो फिर ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप फिर फिजिक्स को टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट। ये मेरी चार्ज शीट है, तो अब ये मेरा क्या हो गया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है अर्शिया ये चार्ज का? Superficial. सुपरफिशियल अलोंग द एरिया, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड सुपरफिशियली, वेरी गुड। तो यहां पे मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? Sigma equal to Q by L. बिल्कुल सही, वेरी गुड यार। सिग्मा, तो बट मान लो टोटल चार्ज मेरा क्यू है, तो सिग्मा डिफाइन करेंगे विच इज क्यू बाई ए। सिग्मा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब मेरे को इससे अच्छा, अब मुझे ये बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसे जाएंगी, इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी आपकी। अब हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, सिलेंडर, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया? ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये ए है, राइट। और आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने सिलेंडर अज्यूम किया हुआ है। अब मेरे को बता दो कितने सरफेस होंगे। एक तो ये सर्कल हो गया 1, सरफेस नंबर 1। एक आपका ये हो गया 2,
और एक आपका ये सरफेस हो गया 3। ठीक है, अब अगर मैं फाई 1 निकालूं तो फाई 1 मेरा क्या हो जाएगा, E डॉट DS1। कितना एंगल होगा E और DS1 के बीच में, सरफेस एरिया भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी आ रही है, दिख रही है आपको, सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना हो गया 0। तो E DS1 cos 0 इज 1, तो ये क्या हो गया आपका E DS1। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट बोल रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया ये E इंटीग्रेशन ऑफ DS1 मैंने कितना बोला, सरफेस एरिया हमने कितना लिया, A लिया है, तो E इंटू A। ठीक है, अब फाई 2 देखते हैं, फाई 2 कितना होगा। अब ये सेकंड सरफेस का आपका सरफेस वेक्टर कैसा जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसा ऊपर की तरफ DS2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये एंगल 90 हो गया। तो आपको पता ही है फिर क्या होना है आगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E DS2 cos 90 विल बी 0। आगे इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। अब तीसरा हो गया, तीसरे एरिया पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फाई 3 कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E DS3। ठीक है, अगेन देखो दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा है, E DS3 cos 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया E DS3। ठीक है, तो फाई 2 विल बी, E कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, DS3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हमने A लिया हुआ है तो अगेन EA। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। अब गॉस लॉ के हिसाब से, अब गॉस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा जी, 2EA टोटल फ्लक्स जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2EA मस्ट बी इक्वल टू Q क्या है आपका सिग्मा। अब देखो इतना ही चार्ज एनक्लोज है ना सिलेंडर में, ये वाला, यही तो प्लेट कट रही है, तो ये एरिया तो A है, तो सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है ना, कितना भी डिस्टेंस बढ़ाओ कितना भी डिस्टेंस कम करो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। हाँ जी, सर फिर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होता था ना हर पॉइंट पे हाँ सेम। मतलब हाँ, एक्सटर्नल हम लोग ऐसा जनरेट कर सकते हैं, ये तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अभी इसके एप्लीकेशन देखेंगे, प्लेट बहुत काम की चीज है। ये 2D प्लेट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई तो समझ लो ये रिवॉल्यूशन था, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ये, है ना। तो अभी मैं इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो मैंने सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाई है आपको। सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंडक्शन करती नहीं होगी क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहती है। क्यों नहीं करेगी, कंडक्शन नहीं करेगी, इंडक्शन तो करेगी। सर कंडक्शन क्यों नहीं करेगी। कंडक्शन के लिए आपको टच करना जरूरी है ना, फील्ड ट्रांसफर होना जरूरी है, तो फील्ड को वेरिएबल कर लो। ठीक है, तो आप फील्ड को वेरिएबल कर लो, और अगर फील्ड कांस्टेंट कर रहे हो तो फिर वो इंडक्शन करेगी। ओके सर। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक वर्ड है ना, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस होगी ना, वो हवा में नहीं है कोई फील्ड, आपको प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक वर्ड है कि भाई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मैंने दूसरे किसी चार्ज को रख दिया तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्लेट जो है ना, प्लेट, इसको हम लोग जो थिन प्लेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि थिन प्लेट जो होती है ये एक रिवॉल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत काम होंगे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत क्वेश्चन भी बनेंगे। मतलब ये मैनकाइंड के लिए भी रिवॉल्यूशन है, और जो लोग आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है।
तो अर्शिया ये सब स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम्हें? पढ़ा है। पढ़ाया था अच्छे से? हम्म। तब तो आता ही होगा। हाँ, तो जितना गौस लॉ में हम लोग शुरू से अभी तक पढ़ा सब पढ़ाया था स्कूल वालों ने? सर सारा नहीं, 2 डेरिवेशंस कराई थी और जो अब बेसिक फॉर्मूला है। गॉस लॉ मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, बस डेरिवेशन वगैरह समझ आई थी जो मैम ने कराई थी। डेरिवेशन समझ में नहीं आई थी, डेरिवेशन के स्टेप समझ में आए थे खाली, ये बोल रहे। हाँ। डेरिवेशन तो तुम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आई है, राइट? मतलब इसकी जो मैथमेटिक्स खाली मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो क्लियर हो गया कि अच्छा हाँ ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बहुत इजी से स्टेप है तो रट गए, करते करते साथ में रट गए। लेकिन एक्चुअली डेरिवेशन किया हमने, कैसे किया, क्या किया, अब समझेंगे उसको, अब हम लोग घुसेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, राइट? तो ये पार्ट सबने नोट कर लिया क्या? डेरिवेशन तो आई कैन चैलेंज की अभी किसी को भी नहीं समझ में आई। सर कर लिया नोट। क्योंकि गॉस लॉ अब समझ में आएगा गॉस लॉ क्यों था और क्या यूज का है गॉस लॉ इसके बाद से। अब देखो, मान लो मैंने 2 प्लेट आजू बाजू में रख दी, ठीक है। अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है, अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा गॉस लॉ क्या क्या बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट? अब तुम मुझे बताओ, जरा सा हिसाब किताब लगा के सोच के बताओ कि यार ये पॉजिटिव कैसे हुआ, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव कैसे हुआ? इंडक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव से, इंडक्शन से नेगेटिव हो गया, अग्रीड। लेकिन ये पॉजिटिव कैसे हुआ? सर अपने आप हुआ है। अपने आप कैसे होगा? अपने आप तो पागल हो, अपने आप एनर्जी, फिर तो सारा सिस्टम दुनिया में गड़बड़ा जाएगा। तो सर फिर रखी होगी ना कोई पॉजिटिव प्लेट उधर। किस चीज से जोड़ेंगे? ठीक है, बैटरी से जोड़ेंगे ना। या मैंने एक छोटी सी बैटरी लगा दी तो मेरा काम हो जाएगा, राइट? यस सर। तो आपको ये सब अपने आप थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, फिगर देखते, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में आपको जाना पड़ेगा कि भैया ये पॉजिटिव कैसे हुआ, सब सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे, पॉजिटिव कैसे हुआ। अच्छा चलो, अब ये तो ठीक है, हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, राइट? और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इनवर्ड आएगा माइनस चार्ज, और ये इनवर्ड आएगा। अब एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, रीजन 1 में निकालते हैं। इसको मैं प्लेट नंबर 1 बोल देता हूं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको हम लोग E1 बोल देते हैं, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या है आपकी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू क्या है आपकी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा है जो बोलेगा कि इसको हमने E2 बोला, कि सर E2 तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ऐसा कौन है अभी भी इस बैच में? ये बताओ मेरे को। अर्शिया है? नो सर। आपका हैंड रेस था ना, है ना? अब ये मत सोचना, क्योंकि हम डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना रहे हैं ना, तो बार बार मुझे यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब मैं रीजन 1 की बात करूं तो रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी? E1 इस तरफ रहेगा और E2 इस तरफ रहेगा, इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी ना भाई। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी? E1 माइनस E2, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। रीजन 2 में थे, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अब ये E1 है आपका और ये E2 एक ही डायरेक्शन है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अब ये E2 है और इसके कारण E1 तो रहेगा ही आउटवर्ड, तो अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, E1 माइनस E2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन जीरो। ये समझ में आ रहा है क्या? ये Yes, sir. बोर्ड में बहुत बार पूछा गया ये चीज, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? सर हमें सिस्टम में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ कर दिया इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। हो सकती है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को अगर जीरो करना है तो जीरो करके तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है ना। मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने एक बॉडी को एनर्जी देके चार्ज किया और मैं उसकी एनर्जी को नलीफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको चार्ज किया क्यों? पागल हूं मैं? लेकिन ये जो चीज आपको दिख रही है, जो हंसी मजाक से चीज दिख रही है छोटा, ये समझ में आया? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आया यस सर। सबको? हाथ पांव उठा के बताओ बेटा। अब एक चीज सोचो कि जब पहली बार किसी आदमी ने इसको सोचा होगा तो उसको कितना दिमाग लगा होगा, और उसने ऐसा सोचा क्यों? अब ये तो मैथ्स हो गई कि भाई यहाँ पे मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, बस सारा इफेक्ट इन दो प्लेट के बीच में हमने समेट दिया। अब जब पहली बार किसी आदमी ने ऐसा सोचा तो सोचा क्यों? सवाल तो ये है, क्या फायदा दिख रहा है आपको फिजिक्स के हिसाब से, क्या फायदा दिख रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है मैग्नेटिज्म से शायद से। हमने एनर्जी को कन्फाइंड कर दिया, एनर्जी को रोक दिया दो प्लेट के बीच में, ठीक है? हमने एनर्जी जनरेट करी और उस एनर्जी को दो प्लेट के बीच में रोक दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है? कमाल कर दिया। और ये सही में कमाल हो गया, ठीक है? और ये कमाल है, ये जो चीज आपको दिख रही है यही है कैपेसिटर। अभी आगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, है ना? इसी चीज से कैपेसिटर की कहानी शुरू होती है। तो ये कैपेसिटर है, एक ऐसा इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसके बिना आप किसी भी इक्विपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विदाउट कैपेसिटर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी बिना कैपेसिटर के सोचना ही बेकार है, पॉसिबल ही नहीं, कुछ नहीं बनता बिना कैपेसिटर के। बिना कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि बिना दिमाग का आदमी। तो बिना दिमाग का आदमी किसी काम का होता है? नो सर। तो फिर वैसे ही बिना दिमाग का सर्किट कितना डेंजरस है, सोचो, बिना दिमाग का आदमी कितना डेंजरस है। आपके और हमारे पास में दिमाग है, हम लोग एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई सर्किट जिसमें ब्रेन ही नहीं, उसको पता ही नहीं करंट किधर देना है, किधर नहीं देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो फिर डेंजर ही है। तो वो सारी सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हैंडल करती है। और क्यों कर पाती है? क्योंकि मैंने इसका सिस्टम इतना परफेक्ट बनाया कि बस दो प्लेट के बीच में मेरी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट? ये कहानी समझ में आई? ठीक है? तो यहाँ कोई सिस्टम परफेक्ट तो होता ही नहीं है ना। दिस इज ट्रू फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर मशीन्स।
राइट। यहाँ पे आपको देखो, आप ये पूछना चाह रहे हो शायद, जो मुझे लग रहा है, ठीक है मयंक, जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बातों से, कि शायद तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सर ऐसा थोड़ी है कि ये एकदम हमेशा एकदम परफेक्ट सिग्मा और ये माइनस सिग्मा की वैल्यू हमेशा सेम होगी, राइट? हाँ सर, डिफर भी तो कर सकता है। नहीं करेगी। क्यों नहीं सर करेगी? क्योंकि यही प्लस सिग्मा सर माइनस सिग्मा बनाया भी पैदा तो कर एक रहा है। इंसान ने ही है, नहीं नहीं, ठीक है ना, तू मतलब तो जिन्होंने सोचा है, मतलब तू तो दिल पे ले गया, ठीक है। मैं बता रहा चाह रहा हूँ, टेक्निकल चीजों को तो नहीं जुटला सकते ना। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, यही जो प्लस सिग्मा है ये इंडक्शन इफेक्ट से माइनस सिग्मा क्रिएट कर रहा है यार। थ्योरी बोलती है सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब एनर्जी वेरिएबल हो गई, आपने एनर्जी को लॉस कर दिया। एनर्जी लॉस पॉसिबल ही नहीं है बॉस दुनिया में, अगेंस्ट द थ्योरी है, ये हो ही नहीं सकता ना। तो मैंने माइनस सिग्मा अलग से दिया ही नहीं, मैंने झंझट पाला ही नहीं माइनस सिग्मा देने का, मैंने खाली प्लस सिग्मा दिया। माइनस सिग्मा तो इस प्लस सिग्मा ने खुद जनरेट कर दिया। सर इंडक्शन वाला नेगेटिव चार्ज इतना मतलब इक्वल इफेक्ट दे रहा है पॉजिटिव चार्ज के, तो फिर आपने बताया था जब इंडक्शन होता है तो उसकी पीछे वाली साइड पे सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो। तो सर वो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं करेगा इसमें? हमें उससे क्या लेना देना? सर मतलब टोटल इफेक्ट ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी तो जो इंडक्शन से जनरेट हुआ होगा वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बॉस तुम फिर गलत समझ रहे हो, तुमको इस तरह के समझो जैसे मैं अभी तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना, इंडक्शन हो रहा है, तुम्हें फिजिक्स समझ में आ रही। जब तक तुम मेरे सामने लाइव हो तब तक फिजिक्स समझ में आ रही है, मैंने यहां से लॉग ऑफ किया, फिजिक्स गायब। इसीलिए तो ये सिस्टम परफेक्ट है कि भाई जैसे ही मैंने बैटरी बंद करी यहां से, चार्ज गायब सारे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। सर लेकिन जब तक चार्ज है तब तक तो वो रहेगा ना इंडक्शन वाला पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है माते? इंडक्शन तो पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव का इंडक्शन दे रहा है। अब इसकी प्लेट में आपस में क्या हो रहा है मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो ओवरऑल इफेक्ट देखूंगा ना। ओवरऑल इफेक्ट तो इन दोनों का मिला के बनेगा ना भाई। सर इसने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया तो फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए वो पीछे वाली साइड पॉजिटिव तो भी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो जीरो है ना, प्लस सिग्मा बाई ए माइनस सिग्मा बाई बी, जीरो है ये प्लस का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहाँ चार्ज है? सर यूनिवर्स में तो था ना पहले से, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना यूनिवर्स जो। में कहाँ से चार्ज आ गया पहले से? समझाओ ना मेरे को, मैं भी समझू। अगर आप इस प्लेट की दो साइड बोल रहे हो तो इस प्लेट की दो साइड नहीं होगी क्या? आप सर ये बोल फिर रहे हो से वाला सर, इंड्यूस करेगा। आप ये बोल रहे हो सर ये माइनस सिग्मा होना चाहिए, बाहर प्लस सिग्मा होना चाहिए, इसका दो साइड नहीं लेंगे क्या? हम तो ओवरऑल इफेक्ट की बात करेंगे ना जी। अभी उस पॉइंट पे भी आएंगे, अभी सेकंड थोड़ा रुक जाओ, ठहरो, वो सब भी समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना, उस पर भी कराऊंगा मैं बात। अभी आप जो पूछ रहे हो उस पर भी हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में, अगला उसी पे बात है, इसके बाद से उसी पे बात शुरू करना है मेरे को। अब यहाँ पे आप एक चीज सोच करके देखो कि आपका ओवरऑल फिनोमिना ऑफ द चार्ज इज जीरो, ठीक है। अगर इंडक्शन हो रहा है तो प्लेट में बैटरी अटैच क्यों किया भाई? चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर कैसे होगा? बैटरी अटैच करने से क्या फर्क पड़ेगा? बैटरी चार्ज थोड़ी दे रहा है। अभी एक एक करके तुम लोगों को चीजें समझ में आएगी, तुम लोग फिर भूल गए हो सारा इंडक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी चार्ज प्लेट को, ठीक है, यहाँ पे पहले से मेरा चार्ज है,
मैं किसी दूसरे चार्ज के सामने लेकर के आऊंगा तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने मेरे से उस दिन क्यों नहीं पूछा ये सवाल जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था? तब तो सारे बड़े मजे ले रहे थे कि ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर टंगाया और ये मेरा, यहाँ से मैंने इसको अर्थिंग कर दी। आपने बोला सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसके यहाँ पे मैंने बोला पॉजिटिव आ जाएगा। तब आपने क्यों नहीं बोला कि सर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव को आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो, तो उसको यही रहना चाहिए। क्यों नहीं बोला आपने? क्यों बोला आपने कि ये यहाँ ट्रेवल करके जाएगा? सर क्योंकि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव का डिस्टेंस है वो ज्यादा है पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस। कितना ज्यादा है बाबा, कितना ज्यादा है? सेंटर पे बात करोगे ना इक्विलिब्रियम की, तो मैंने वहां साइज तो आपको डिफाइन ही नहीं किया था। हम पॉइंट चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उस समय, साइज कहां डिफाइन किया था मैंने? मैंने साइज कहां डिफाइन किया था? सर मतलब जो एक्चुअल में पॉजिटिव प्लेट है उस पे भी होगा इंडक्शन। आप समझ नहीं रहे हो। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप मेरे साथ क्लासरूम में बैठे हो, आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, आपको लग रहा है फिजिक्स समझ में आ रही है, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही। ये इंडक्शन इफेक्ट है। जैसे ही मैंने लॉग ऑफ किया फिजिक्स गायब। तो गायब किसने किया? गायब किसने किया? हमारे ब्रेन में। फिर तो अगर मेरे पास +2 है और मेरे को इसको 0 बनाना है तो -2 चाहिए ना, ये अजम्पशन है। तो अगर इंडक्शन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हमारे बोलने का मतलब ये होता है कि नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इस पॉजिटिव को हटा दूंगा, जैसे ही मैं उस पॉजिटिव को हटा दूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि देयर शुड बी द काउंटर चार्ज जो उसको बाद में न्यूट्रलाइज कर देता है। परमानेंट इफेक्ट नहीं रहता, तो मैथमेटिकली नहीं रहता। उसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वहां पे एक काउंटर चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है उस समय इसका बिहेवियर कैसा होगा? इसका बिहेवियर नेगेटिव चार्ज की तरह होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉजिटिव यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये काउंटर चार्ज है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये माइनस चार्ज कहां से आया, इसका क्या कोई फिजिकल क्लैरिफिकेशन है? नहीं है साहब, कोई फिजिकल क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है जी फिजिकल क्लैरिफिकेशन? समझाओ मेरे को, आप समझाओ चलो। क्योंकि सर वो सिर्फ इफेक्ट दिखा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है ना। एग्जैक्टली, यहाँ चार्ज नहीं है, ये इफेक्ट शो कर रहा है। भाई मैं कंडक्टर हूं, मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, आप फिजिक्स की बातें करोगे तो मेरे को समझ में आएंगी। आप अगर फिजिक्स की बातें मेरे से करोगे मेरे को समझ में आएंगी फिजिक्स की बातें, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूं। ये इंडक्शन है, ठीक है। तो भाई ये मेरा कंडक्टर है, राइट। ये जो है ये मेरा कंडक्टर है। समझने की कोशिश करो जरा, ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इजी नहीं। तो ये मेरा कंडक्टर है। तो अगर ये कंडक्टर है तो जैसे इंडक्शन इफेक्ट से ये दिखाएगा कि हाँ भाई नेगेटिव, यू आर अ डोनर, आई एम अ रिसीवर। इसने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। दिस इज अ फंडामेंटल। ये माइनस चार्ज चार्ज को, एक्चुअल चार्ज को नहीं शो कर रहा, वो इफेक्ट को शो कर रहा है, जो मोमेंटरली उतने देर तक रहेगा जितने देर तक ये पॉजिटिव आप रखोगे। अभी क्लियर है? सर काउंटर चार्ज का मतलब क्या होता है? अरे तो ये काउंटर चार्ज मतलब अब ये इफेक्ट नलिफाई किसने किया? भाई ये फिजिक्स है ना यार, समझने की कोशिश करोगे। पॉजिटिव चार्जेस ने, जो हमने पॉजिटिव अज्यूम करे हैं। चार्जेस ने, जो वो नेगेटिव तो आपका अजम्पशन ही है ना, तो पॉजिटिव तो अजम्पशन ही होगा ना।
लेकिन ये पॉजिटिव पिक्चर में कब आएगा? जब ये वाला पॉजिटिव हटा दोगे तब ये आएगा पिक्चर में, इसको नलीफाई करने के लिए। ये इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत डीप थ्योरी पे हम लोग जा रहे हैं अभी। इज इट क्लियर नाउ? सर मतलब ये इमेजिनेशन है, कंसेप्ट है, असलियत में नहीं होता। असलियत में कैसे नहीं होता यार? फिर वही बच्चों वाली बात, असलियत में कैसे नहीं होता? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड असलियत में नहीं होती? सर पॉजिटिव चार्ज जो एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी असलियत में होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई करने के लिए हमने एक क्वांटिटी चूज करी है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? यस सर। हमें क्वांटिफिकेशन करने पड़ेंगे ना। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अर्शिया कह रही है कि सर समझ में कुछ नहीं आया, बट सुनने में मजा बड़ा आया। नहीं सर, आ गया। आ गया। अब टाइम है क्या हमारे पास? ये ज्योति ना टाइम वेस्ट बहुत करवाती है छोटी छोटी बातों में कभी कभी। चलो, तो ये क्लियर हो गया आप? ठीक है कि ये क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इवन E2 इधर जाएगी। और ये बिलीव मी, ये मतलब ना एक रिवॉल्यूशन था उस टाइम का। उस टाइम का क्या, आज का भी, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। अगर ये रिवॉल्यूशन नहीं होता तो आज हम और आप बैठ करके बात नहीं कर पाते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कैपेसिटर कहीं ना कहीं हिस्सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्योति की बात पे आते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। ठीक है अब समझो जरा बात को ध्यान से। अब हम लोग बहुत डिटेल में उतर रहे हैं, समंदर की गहराई में उतर रहे हैं गॉस लॉ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अभी आपको कराने जा रहा हूं डिस्कस। ठीक है, तो आर यू गाइस रेडी? यस सर। ठीक है, तो अर्शिया को स्कूल में पढ़ाया है तो सारे सवाल का जवाब अर्शिया देगी। ठीक है, ठीक है ना अर्शिया? सर वहाँ पे हल्का सा समझ है तो हाँ, एकदम क्लियर नहीं हुआ था वहाँ पे। जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो उन्हें क्लियर है क्या? देखो, एक प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज डाल दिया बेटा, राइट? तो ये क्यू चार्ज कहां जाएगा? अब ज्योति की बात पे आते हैं कि सर प्लेट के तो दो साइड होने चाहिए ना, तो प्लेट के दो साइड हैं, तो ये क्यू चार्ज कहां पे आएगा? सर प्लेट का भी तो कोई वॉल्यूम होगा, तो पूरे उसमें होगा आई गेस। यार अगर इस प्लेट का वॉल्यूम हो जाएगा ऐसा, ठीक है, तो इतनी अंग्रेजी तो आती है ना हमको, इसको क्यूब बोलेंगे हम, या क्यूबॉइड बोलेंगे। अभी तो हम प्लेट बोल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, प्लेट का मतलब ही, प्लेट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय प्लेट? सरफेस है बस। सरफेस है, द थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक यस है, सर। ये ध्यान रखने का है। ठीक है, कुछ कुछ बातों में हमेशा एकदम क्लियर रहने का फिजिक्स में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड सिलेंडर? When my radius is very small as compared to length, it is a rod. तो रॉड वर्ड हम फिजिक्स में तभी यूज करेंगे। सिलेंडर अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब रेडियस जो है वो एक वैल्यू है, बहुत लेस नहीं है लेंथ के कंपैरिजन में। रॉड का शेप सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन कैलकुलेशन के समय ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो, चार्ज विल बी ऑन, ठीक है, सरफेस। सबसे पहली कहानी आपको ये समझनी चाहिए, जो मैंने चार्ज के टाइम पे ही आपको क्लियर किया था। कभी भी सॉलिड स्ट्रक्चर लोगे तो चार्ज जो है वो कहां आ जाएगा? सरफेस पे आता है। ठीक है,
अब मैंने टोटल चार्ज क्यू दिया, और अगर मान लो मैंने गॉसियन सरफेस जैसे अंदर ले लिया और इस प्लेट के अंदर मैं कोई पॉइंट ई लेता हूं, पी लेता हूं, सपोज पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा? सर पी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, बट एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा? अरे गॉस लॉ लगाओ ना, इतनी गॉस लॉ पढ़े हो। जीरो होगा ना भाई। गॉस लॉ क्या बोलता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज इंक्लूडेड कहाँ है? पी पे। इस सरफेस एरिया के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जीरो। अब आपका मान लो मैं ये मानता हूं, मेरे से पूछ रहा है ये क्यू चार्ज कितना कितना डिवाइड होगा। मान लो मैं बोलता हूं यहाँ मेरा एक्स चार्ज है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इधर। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, E1। इसके कारण, ठीक है, आउटवर्ड जाएगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इधर, E2। तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 होना चाहिए अगर P पे फील्ड जीरो होना है तो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब x बाई a, तो x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q माइनस x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? q बाई 2, मतलब आधा आधा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही बोल रहा है, प्रूफ करके दिखाओ कि किसी भी आइडियल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सीबीएसई में आया है प्रूफ करने आपको। ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया है। अच्छे क्वेश्चंस में से है। अगर ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं बनाए होगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे, बोर्ड में भी नहीं बना पाओगे। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ नहीं आई। एक्स की वजह से तो E2 होगा ना, क्योंकि आउटवर्ड होता है पॉजिटिव की वजह से। हाँ, तो एक्स की वजह से E2 आया इधर, और ये क्यू माइनस एक्स की वजह से E1 आया। इज इट क्लियर? मैं बता रहा हूँ, बोर्ड का भी आप पेपर देखो, वो तो बोर्ड की मेहरबानी है जो लोगों को पास कर रहा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर बोर्ड अपनी औकात पे आ जाए ना चेक करने पे, तो लिख के ले लो कि 50% फेल है फिजिक्स में। कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पे तैयारी नहीं कर रहा, बनना ही ना बोर्ड का पेपर उससे, जो पिछले 3 सालों से जो पेपर आ रहा है फिजिक्स में। अभी तो बोला बेटा साइड पर होगा, क्योंकि ये थिकनेस बहुत स्मॉल है। प्लेट बोल रहे हैं ना हम, प्लेट पे बात कर रहे हैं, तो उसको मेरे को नेग्लिजिबल लेके चलना है। अच्छा, आपको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड शीट? आइसोलेटेड शीट का आपका मतलब होता है उसके आजू बाजू में और कोई कंडक्टिंग सरफेस नहीं है दूर दूर तक। इसका मतलब आजू बाजू में और कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड फील्ड। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है कि देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन द टू सरफेसेस, पर हमें ये थोड़ा मेंशन करा है कि दोनों सरफेस में कौन से चार्ज होना चाहिए। तो अगर मैं नेगेटिव लूं इसकी जगह तो? हे भगवान, हे भगवान, बालक कैसे कैसे सवाल कर रहा है। सिंगल प्लेट है यार, चार्ज करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कहां से आ जाएगा इसमें? मयंक तू फिर गलत जा रहा है बहरा के। जब मैंने 2 मिनट पहले कंसिडर किया, चार्ज इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है चार्ज का। चार्ज जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीका है डिफाइन करने का, क्वांटिफाई करने का। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको डिफाइन करते हैं। तो जब मैं पॉजिटिव दे रहा हूं और दूर दूर तक कोई दूसरा सरफेस नहीं, नेगेटिव आएगा कैसे? तो ये सोच के देख।
नहीं सर, अगर मैं नेगेटिव दूं तो? क्यों? हाँ नेगेटिव देगा तो नेगेटिव के लिए सॉल्व कर ले, फिर पूरा नेगेटिव होगा, कहीं कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पसीने नहीं निकालता लोगों के। अभी तो क्वेश्चन पे आओ, गॉस लॉ का क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा तुम्हें। सर इस पूरे चैप्टर में बाय डिफॉल्ट पहले पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, और हमने हमेशा इंड्यूस नेगेटिव चार्ज कराया, बट कभी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज नहीं कराया। और जब बैटरी भी लगाई थी तो फिर पहले पॉजिटिव चार्ज आया था और बाद में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, ऐसा भी होता है। हाँ ये अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसको माना हुआ है, ठीक है, कि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। कैसे पता आउटवर्ड होगी यार? पॉजिटिव कारण इनवर्ड होनी चाहिए। नहीं, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइंटिस्ट लोगों ने दिया, पॉजिटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस नहीं करेगा, करेगा, वो भी इक्वल इफेक्ट जनरेट करेगा। ओके सर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्यों करती है? तो उसका रिश्ता भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही है, वो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डायरेक्शन की जहां भी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस डायरेक्शन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने मान लिया कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव पे एंड होगी। और जहां तक मयंक का सवाल है, मैंने एक ही चार्ज दिया पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा कहां से? पहला तो बात ये है, पहले ये सोच के देखो कहां से नेगेटिव आना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सर इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, इसका मतलब उसके दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज ही जाएंगे। हाँ, जब तक उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अगर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो हमको कॉमन इफेक्ट देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? सर हाँ जी। यस सर। सर तो फिर इस हिसाब से तो सर ये जो इसका सर हमने ये बना रखा है सर जहाँ पे पी पॉइंट, सर इससे भी तो परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए सर फील्ड। पी पे कौन सा चार्ज है जो वहां से फील्ड निकलेगी? पी तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, फील्ड तो हमेशा चार्ज से निकलेगी। सर लेकिन पूरी शीट अगर चार्ज है तो सर उसके साइड में और ऊपर नीचे सर हर जगह से ही तो निकलेगी फील्ड। तो चार्ज वाले पॉइंट से निकलेगी ना भाई, यहां से निकलेगी। प्लेट के अंदर कहां से आ जाएगी फील्ड? सर जो प्लेट के बाहर की सरफेस होगी इस तरफ सर उससे तो निकलेगी। हाँ यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे क्योंकि प्लेट के अंदर मेरे को फील्ड नहीं चाहिए। ओके सर। है ना? पी तो मेरा एक पॉइंट है ना, खाली एक लोकेशन है, यहाँ कोई चार्ज थोड़ी है जो यहाँ फील्ड निकलेगी। ऑल द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड। तो कितने लोगों में अभी ताकत बची है आगे पढ़ने की? अर्शिया में बची ताकत अभी आगे पढ़ने की? मयंक में ही बची है। बायो वाली मैडम ने पढ़ाया नहीं लग रहा है आज। अच्छा बताओ, ताकत बची है तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर क्योंकि डिटेल डिस्कशन होंगे हर चीज पे, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर पहले इतना रिवाइज कर लेंगे घर से, फिर आगे। ठीक है।